जय हिंद। आज की क्लास में रेलवे एग्जाम से पूछे गए साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई होती है डायप्टर। ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि के मापन में डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति जिसे पावर कहते हैं, पावर P बराबर होता है कार्य W बटे समय T। तो शक्ति की इकाई होती है वाट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। और शक्ति की इकाई होती है जूल प्रति सेकेंड, क्योंकि कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड। परमाणु त्रिज्या में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है। जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर होगी। अभिलंब से दूर होगी और उसकी गति बढ़ जाती है, अर्थात तीव्र गति होगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। समतल दर्पण का प्रयोग होता है और समतल दर्पण इसमें 45 डिग्री पर लगे होते हैं। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ जो लिक्विड मटेरियल है उनके घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो कार्य W बराबर होता है बल F विस्थापन S, और बल और विस्थापन के बीच का एंगल हो जाएगा cos थीटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। Fs cos थीटा होता है W अर्थात कार्य के बराबर। तो यहाँ पर पूछा है बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य कहलाता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है। तो कार्य W बराबर होता है बल F विस्थापन S, और इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा cos थीटा। अगर वस्तु गतिशील नहीं होती अर्थात उसमें कोई विस्थापन नहीं होता तो S का मान हो जाएगा 0। तो ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो कार्य कितना हो जाएगा? 0, अर्थात कोई भी कार्य नहीं होता है अगर वस्तु गतिशील नहीं है तो। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा शक्ति। शक्ति अर्थात पावर P बराबर होता है कार्य W बटे समय T। तो यही पूछ रहा है कार्य करने की दर मतलब समय, उसे क्या कहते हैं? उसे पावर कहते हैं, और पावर का मात्रक होता है वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गतिज ऊर्जा वाली वस्तु को निरूपित करता है? गतिज ऊर्जा वाली वस्तु को निरूपित करता है। गतिज ऊर्जा जैसे काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है 1/2 गुणे द्रव्यमान m और वेग v² हो जाएगा। हाफ mv² इसे कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है गतिज ऊर्जा वाली वस्तु को निरूपित करता है, जिसमें वेग होगा वहीं पर गतिज ऊर्जा होगा। तो एक मेज पर रखी वस्तु, इसमें रखी हुई किताब, इसमें कोई भी वेग नहीं है तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा नहीं होगा। एक विस्तारित रबड़ बैंड, यहाँ पर भी गतिज ऊर्जा नहीं है। एक गतिमान, यहाँ पर गति आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। किसी गतिमान पिंड द्वारा उसकी गति में परिवर्तन के कारण
प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो यहाँ पूछा गति में परिवर्तन के कारण। अगर गति में परिवर्तन हुआ है मतलब गतिज ऊर्जा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, तो संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन हो जाएगा ए। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसे कहते हैं ऊर्जा। ऊर्जा को न ही उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल के कारण। किसी पदार्थ में द्रव्यमान है, किसी पदार्थ में द्रव्यमान क्या होता है? उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा ही द्रव्यमान कहलाती है, और द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। भार चेंज होता है लेकिन द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो जड़त्व आई बराबर होता है, जिसे इनर्शिया बोलते हैं, आई बराबर होता है mr²। यम यहाँ पर द्रव्यमान है, तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, तो यही विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा कि जड़त्व जो आई बराबर होता है द्रव्यमान यम के प्रोपोर्शनल अर्थात समानुपाती होता है, तो ऑप्शन ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। गति के प्रथम नियम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? गति के न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं, पूछा प्रथम नियम को क्या कहते हैं? प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करते हैं तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? वहाँ पर पूछा संतुलित बल कार्य कर रहा है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु की जो गति की अवस्था है वह अपरिवर्तित रहती है। अगर संतुलित बल कार्य करता है तो वस्तु की जो अवस्था होती है वह अपरिवर्तित रहती है। सभी बलों में होता है, सभी बलों में होता है। बल क्या है? सदिश राशि, और सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होता है, और जो अदिश राशियाँ होती हैं उनमें केवल परिमाण होता है। तो यहाँ पर बल सदिश राशि, तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी गति कम हो जाती है। किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? विस्थापन शून्य कब होता है? जब कोई वस्तु जहाँ से चलती वहीं पर पुनः वापस लौटकर आ जाती है तो वहाँ पर विस्थापन शून्य होता है। तो वही इसका आंसर हो जाएगा जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो, मतलब वहीं पर वापस लौट कर आ गई तो वहाँ पर विस्थापन शून्य हो जाता है। यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो क्या होगा? उसकी जो नियत चाल होगी, अगर एक समान गति है तो उसकी चाल भी क्या हो जाएगी? नियत हो जाएगी। तो नियत चाल, एक नियत चाल से वस्तु क्या करती? गति करती है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण होगा। त्वरण ए बराबर होता है वेग परिवर्तन, वस्तु के वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल डेल्टा टी। अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा मतलब एक समान गति से चलेगी तो उसका डेल्टा भी 0 हो जाएगा बटे डेल्टा टी हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, मतलब त्वरण का मान हो जाएगा 0। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0। धनात्मक त्वरण का अर्थ है, धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है कि वस्तु का जो वेग है वह बढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ऋणात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग घटता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? अगर कोई उस पर बल नहीं लग रहा है तो वह घर्षण के कारण रुक जाएगी।
घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल यह कैसा कार्य करता है? तो यह बल की दिशा के विपरीत, बल के दिशा के विपरीत कार्य करता है और घर्षण बल हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा निगेटिव होता है घर्षण बल। घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है, घर्षण द्वारा किया गया नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति का वर्णन किया गया है? तो पूछा है एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा घड़ी की सुइयों की गति, यह एक समान वृत्तीय गति का एग्जाम्पल है। जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? बाहर की ओर धक्का देता है तो इसका मतलब अपकेंद्री बल है। इसका आंसर है ऑप्शन बी अपकेंद्री बल। और जो केंद्र की तरफ बल लगता है उसे कहते हैं केंद्राभिमुख या अभिकेंद्री बल कहते हैं, और जो बाहर की ओर होता है उसे अपकेंद्री कहते हैं। यदि एक साधारण लोलक जिसे पेंडुलम कहते हैं की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल, जिससे यहाँ पर कोई लोलक है, ठीक है, यहाँ पर धागे की लंबाई कितना है? यल है। तो आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट में यल बाई जी। तो यहाँ पर 2 पाई का मान कांस्टेंट हो जाएगा और जी का मान कांस्टेंट हो जाएगा, तो आवर्तकाल टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टी प्रोपोर्शनल अंडर रूट में यल। मतलब कि जो धागे की लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो उसका आवर्तकाल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जब भी कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह नीचे की ओर होता है, जी का मान नीचे की ओर कार्य करता है। अब और जब भी कोई वस्तु नीचे की ओर आ रहे तो उसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर का, गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर आकर्षित करता है, हमेशा अपनी ओर नीचे की ओर खींचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गति की दिशा के विपरीत, मतलब ऊपर अगर फेंका गया तो गति की दिशा के विपरीत हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, नीचे की हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की? तो इसका आंसर है केपलर ने की, ऑप्शन डी। हुक का नियम प्रत्यास्थ पदार्थों में किन दो भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करता है? तो हुक का जो नियम है वह प्रतिबल और विकृति के बीच संबंध स्थापित करता है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव में घर्षण को विस्कोसिटी अर्थात श्यानता कहते हैं। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है? किसी पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वह पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, इसे कहते हैं किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा में होती है। तो गैस में जो उसके अणु होते हैं उनमें अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। जल का वाष्पीकरण होता है, जल का वाष्पीकरण समस्त तापमानों पर होता है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री से होता है और हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री से। सबसे अधिक ध्वनि से उत्पन्न होती है, सबसे अधिक ध्वनि किससे उत्पन्न हो जाएगी? तो जेट विमान के उड़ान भरने से सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न होगी। ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती वस्तुओं में कंपन होने पर, वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहाँ पर विक्षोभ अर्थात विस्थापन पर होता है, मतलब जो शिखर होता है तरंग का वह बिंदु होता है जहाँ पर विस्थापन अधिकतम बिंदु पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो तरंग का शिखर होता है ना उसमें विस्थापन अधिकतम बिंदु मतलब सबसे ज़्यादा होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग के बारे में बताना है। तो ध्वनि का जो वेग होता है वह सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, क्योंकि जो वायुमंडल का टेम्परेचर वह बढ़ जाता है, इसलिए ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि तरंग के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार का पूरा नाम पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। यह सोनार का पूर्ण रूप है। निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? तो सोनार की मदद से पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापा जा सकता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा प्लांक। प्लांक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? एकमात्र घटना कौन सी जो साबित करती है कि प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। यही घटना साबित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी घटना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन या टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल पूछा है। आकाश का नीला रंग है, आकाश का नीला दिखाई देना यह प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई जो प्रतिबिंब होता है वह समान आकार का होता है, सीधा होता है, पार्श्व तौर पर उल्टी होती है, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा और सीधा, वस्तु से छोटा और सीधा होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो दूरदृष्टि दोष है तो यहाँ पर बनेगा रेटिना के पीछे, और रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। और दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अपवर्तनांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अपवर्तनांक किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के गमन की चाल, इससे संबंधित है अपवर्तनांक, ऑप्शन सी।